नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आज बाजार दबाव के साथ बंद हुआ, लेकिन कल रिकवरी बनेगी या फिर ये दबाव एक्सटेंड होगा? कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कल का बाजार और बाजार में आज बिकवाली का दबाव बना है। दरअसल बीजेपी के संकल्प पत्र जारी करने के बाद बाजार में दबाव बनता हुआ दिखा। सेंसेक्स 162 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी भी लगभग 60 अंक गिरकर 11,600 के नजदीक क्लोज हुआ। हालांकि इंट्राडे में निफ्टी 11,600 के नीचे भी फिसला था। बैंक निफ्टी में भी करीब 240 अंकों की कमजोरी दिखी। मिड कैप इंडेक्स भी 150 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया, जिसकी वजह से तेल गैस शुरू पर आज बिकवाली हावी हुई। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो रियल्टी, सरकारी बैंक और मेटल स्टॉक्स कमजोर क्लोज हुए। हालांकि ट्रेड के आखिरी घंटे में आईटी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि कल बाजार में ट्रेंड कैसा रहेगा, कल कौन कौन से इवेंट्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर खबरें हैं, जहां फोकस होगा बाजार का, ये समझ लेते हैं। और ये समझने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा के पास। बताइए आशीष, कल बाजार की नजर कहां रहेगी? देखिए, आज जो अचानक बाजार में प्रेशर आया था, उसके बाद सब ये जानना चाहते हैं कि ये दबाव कंटिन्यू होता है या फिर जो लोअर लेवल से रिकवरी आई है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आती है। तो सब बाजार पे खास तौर पे नजर, उसके अलावा प्राइमरी मार्केट हलचल में। और पॉली कैप का आईपीओ इस समय बाजार में खुला हुआ है, जो कल बंद होने वाला है। 533 से 538 रुपए का प्राइस बैंड है उसके लेकर। रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। आज कई सारी छोटी कंपनीज के नंबर्स थे और कल बजाज कंज्यूमर केयर के नंबर्स आने, और एक रैंक अंडर परफॉर्मर है। इनफैक्ट साल के हाई से ये स्टॉक इस समय 35-36% आपको नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो उस लिहाज से रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज करने वाली है। तो ग्रोथ फोरकास्ट सामने आएंगे ग्लोबल इकोनॉमी के और तमाम कंट्रीज के। तो उस पर भी, क्योंकि स्लोडाउन को लेकर खतरे का डर बाजार में इस समय भी बना हुआ है, तो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस जो हैं वो बाजार के लिए आज से भी इंपॉर्टेंट होंगे। शुक्रिया आशीष, ये डिटेल्स बताने के लिए। अब देख लेते हैं कि आज के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईज के आंकड़े पहले आपको बता देते हैं। कैश मार्केट में उनकी ओर से लगभग 329 करोड़ की बाइंग हुई है। डीआईज ने मुनाफा समेटा है। 623 करोड़ की बिकवाली डीआईज ने की है। लेकिन कल ट्रेड कैसा बन सकता है और किन स्टॉक्स पर आपको करना है फोकस, इस पर करते हैं चर्चा। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह हमारे साथ मौजूद हैं। गौरांग, गुड इवनिंग। पहले तो यही बताइए, कल के लिए आउटलुक क्या है? आज दबाव बना, इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आया? और दूसरी चीज ये कि अभी भी जो संकेत मिल रहे हैं विदेशी बाजारों से, वो सुस्ती भर रही हैं। तो कल एक बार फिर से क्या लैक लस्टर ट्रेड होता हुआ दिखेगा? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो आप भी जो जिक्र कर रहे थे कि संकल्प पत्र आने के बाद गिरावट आई, और कमोबन कभी सभी लोग यही अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ मुझे तो दिखाई नहीं दिया बीजेपी के संकल्प पत्र में जो बाजार में कमजोरी लाए। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ बहानेबाजी थी। बाजार में उतार चढ़ाव और भी हावी होंगे, इसकी बात हमने पिछले हफ्ते भी की थी। जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे और अगले हफ्ते से, इस हफ्ते अगले हफ्ते से चुनावी चरण में भी चला जाएगा। कुछ राज्यों में चुनाव शुरू हो जाएंगे, उसको लेकर के मेरे ख्याल से उठापटक, वोलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं बाजार में, वो हावी हो सकती है। एक बड़े तौर पर दायरा बना। और आज की अच्छी बात यह है दीपाली के करीबन 300 पॉइंट की गिरावट थी एक समय पर सेंसेक्स पर, और जब बाजार बंद हुआ तो 160 पॉइंट की कमजोरी के साथ, नुकसान के साथ बंद हुआ, यानी कि रिकवरी हमने देखी। तो ऐसे माहौल में, ऐसे बाजार में आपको उतार चढ़ाव मिलेंगे। छोटी मध्यम अवधि का नजरिया है, तो जैसे जैसे बाजार रिकवर होता है, ऊपर के दायरे में जाता है, तो अपनी जो छोटी या मध्यम अवधि के सौदे हैं उसमें मुनाफा वसूली करते जाए, कैश कंपोनेंट बढ़ाते जाए। और गिरावट में मेरे ख्याल से खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। यही कवायद हमने पिछले हफ्ते भी की थी, आज भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। तो शायद थोड़ा बहुत रिकवर हो सकता है। और जो दायरे की मैं बात कर रहा था वो है 11,500, 550 नीचे की तरफ, 11,750, 11,800 ऊपर की तरफ। ठीक है, तो गिरावट में खरीदारी कहाँ करनी है वो गौरांग हम आपसे आगे पूछेंगे भी। लेकिन एक सेक्टर जहां पर हमने आखिरी मिनटों में अच्छी खरीदारी देखी वो थे आईटी स्टॉक्स। स्पेशली गौरांग, आपका व्यू चाहिए टीसीएस और इन्फोसिस पर, क्योंकि दोनों के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार हो रहा है कि दोनों दिग्गज कंपनियां एक ही दिन अपने नतीजे पेश कर रही हैं। रिजल्ट से पहले इन स्टॉक्स पर करना क्या है? देखिए, पहले तो छोटी अवधि के लिए हम कोई भी राय या फिर कवायद नहीं करते हैं दीपाली, लेकिन हाँ, शुक्रवार को दोनों ही दिग्गजों के नतीजे हैं, इन्फोसिस और टीसीएस के, और खरीदारी होती हुई दिखी थी। और हमारा अंदाजा, हमारे रिसर्च टीम का अंदाजा ये है कि शायद ये जो तिमाही के नतीजे हम देखेंगे वो शायद थोड़ा बहुत और सुधार के संकेत देंगे। तो काफी लंबे समय से, जब 1.5-2 साल पहले कोई भी कवायद नहीं कर रहा था या फिर दूर रहने की राय दे रहा था आईटी क्षेत्र से, आईटी कंपनियों से,
तब भी हमने राय दी थी आज के तारीख में, और आने वाले भविष्य में भी हम यही राय देंगे, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जिसको उबलते हुए कच्चे तेल का असर नहीं होता। कमजोर रुपया का फायदा होता है, डॉलर अगर मजबूत होता है तो दूसरे तरफ, और रुपया अगर मजबूत होता है तो थोड़ी बहुत खामियाजा बरतना पड़ता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से खरीदारी का बहुत बड़ा। ठीक है, लंबी अवधि के लिए खरीदारी का मौका। इन दोनों स्टॉक्स पर आप फोकस कीजिए क्योंकि रिजल्ट्स फ्राइडे को आएंगे और आज अच्छी खरीदारी इनमें बनती हुई दिखी है। डीएलएफ, इस पर और आपका व्यू चाहिए। आज 8% लुढ़क गया ये स्टॉक, और खबरें तो ये आ रही हैं सोर्सेज के थ्रू कि जीआईसी सिंगापुर, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आर्म के जरिए निवेश किया हुआ, तो उन्होंने करीब 7 करोड़ शेयर बेच दिए हैं। 2016-17 में ये शेयर्स खरीदे थे। तो ये बताइए, इस गिरावट के बाद अब करना क्या है? खरीदना है या फिर जिन्होंने अभी भी लिया हुआ है वो क्या करें? देखिए, पहले तो इस स्टॉक के ऊपर उछाल पर बिकवाली की राय है, और मुझे तो ताज्जुब नहीं हुआ था जिस तरीके से गिरावट आई, क्योंकि ये खबर को लेके नहीं, इनकी बैलेंस शीट पर डेट को लेकर के काफी बड़ा मसला है, और कई बार मैनेजमेंट ने कोशिश की नॉन कोर बजट या फिर लैंड पार्सल्स को बेचने के लिए, लेकिन डेट काफी बड़ी मात्रा में। अगर रियल एस्टेट सेक्टर में आप तुलना करने जाएं तो इसके बनस्पत अगर आप देखें, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबेरॉय रियल्टी, महिंद्रा लाइफ, शोभा लिमिटेड जैसी कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को लेकर के कोई सवाल या निशान नहीं होता। और ये जो 3 घटनाक्रम हुए, एक तो जीएसटी, नोटबंदी और रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, इससे क्या हुआ है दीपाली के रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ा अनुशासन आ गया जो कि पहले नहीं था। और हमें तो ये लगता है कि एक और दौर आएगा कंसोलिडेशन का रियल एस्टेट सेक्टर में, और इन 5 कंपनियों की बैलेंस शीट पर जहां पर हमारी रिसर्च टीम कवायद कर रही है निवेश करने की, ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, ठीक है। तो डीएलएफ पर उछाल पर बिकवाली की राय है। बाकी स्टॉक्स बताए हैं गौरांग ने जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। भारती एयरटेल, इस पर और आपका आउटलुक चाहिए क्योंकि बाजार बंद होने के बाद यहाँ खबर भी आई, सेबी ने अप्रूव कर दिया है, ये राइट्स इशू के जरिए 25,000 करोड़ रेज कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्टॉक पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट 50 रुपए के आसपास चल चुका है, 300 से 350 आ चुका। और मुझे याद भी, आपने काफी क्लोजली ये पहले से ट्रैक भी किया है स्टॉक। अब क्या करना है इस शेयर पर? देखिए, पहले तो दीपाली ये जो एक कमजोर दौर चल रहा था, लो टैरिफ्स, लो मार्जिन्स का, वो अब कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि खत्म हो रहा है, क्योंकि सभी कमूमन सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों ने जो कम दाम वाले टैरिफ्स थे उनको बंद कर दिया है, और कम से कम 350 या फिर 300 रुपए के टैरिफ इन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो धीरे धीरे करके इनके पास प्राइसिंग पावर आ रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसे भी लग रहा है कि शायद जो बहुत बड़ा कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा जो है रिलायंस जियो की तरफ से खड़ी हो गई थी, तो वहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे करके वो लोग भी अपने टैरिफ बढ़ाते जाएंगे, तो प्राइसिंग पावर वापस आ जाएगी। तो 2 कंपनियां जो हमारी रिसर्च टीम है उन्होंने खरीदारी की राय है, एक तो है भारती एयरटेल और दूसरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार इनके पास है। ठीक है, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों पर व्यू पॉजिटिव है। साथ ही बलरामपुर चीनी, इस पर एक व्यू दीजिए गौरांग आप। आज ये 8% टूटकर बंद हुआ है। शुक्रवार को जब खबर आई थी बायबैक की 30% प्रीमियम पर, तो स्टॉक में 5% के आसपास की दौड़ भी लगा दी थी। अब करना क्या है स्टॉक में, क्योंकि जैसे जैसे बायबैक का मैथ समझ में आ रहा है ना, एक्सेप्टेंस रेशियो काफी कम रहेगा 4% के आसपास, यानी किसी के पास 100 शेयर होंगे तो 4 शेयर ही वो टेंडर कर पाएगा। स्टॉक पिछले 6 महीने में अगर आप देख लेंगे तो 90% दौड़ चुका है, 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों से फिसला है आज ये स्टॉक। अभी मुनाफा वसूली का टाइम है इस स्टॉक में या फिर गिरावट पर खरीदने का टाइम है? तो हमारे रिसर्च टीम में करीबन 70-75 के आसपास यहाँ पर निवेश की कवायद की थी। 125-130 के लक्ष्यांक थे। लक्ष्यांक आने के बाद हमारी जो कवरेज थी उसको ड्रॉप कर दिया है, और चीनी क्षेत्र में और कोई कवरेज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपके जो दर्शक हैं और जो निवेशक है, जो ये बात को लेकर के निवेश करते हैं कि हम 100 शेयर खरीद लेंगे तो 100 के 100 शेयर कंपनी वापस हमसे ले लेगी, ऐसा नहीं होता है। आपने भी जिक्र किया और सही फरमाया आपने दीपाली के, प्रोपोर्शनेट बायबैक होता है, यानी कि जरूरी नहीं कि अगर आपने 50 या 100 शेयर लिए हो तो पूरे के पूरे कंपनी वापस ले लेगी। वो डिपेंड करता है कितने शेयर टेंडर होते हैं, मैथमेटिक्स उसका गणित अलग होता है, और टोटल बायबैक वैल्यू पर भी निर्भर होता है। तो ये सब चीजों में फंसने से दूर रहना चाहिए और सोच समझ कर काम करना चाहिए। ठीक है, 132 के आसपास बलरामपुर चीनी का स्टॉक क्लोज हुआ है आज। रिजल्ट्स के हिसाब से ही एक येस बैंक पर और आपका आउटलुक चाहिए। 26 अप्रैल को इनके नतीजे आएंगे और नतीजों पर के साथ साथ कंपनी फंड रेजिंग पर भी डिसीजन लेगी। स्टॉक थोड़ा सुस्त ही रहा, 260 के आसपास क्लोज हुआ था। मुझे याद है पिछली चर्चा में आपने कहा भी था कि लोअर लेवल्स पर आपने इस स्टॉक पर खरीदारी का व्यू दिया भी है। अभी रिजल्ट्स के हिसाब से कैसा लग रहा है ये स्टॉक और क्या व्यू है इन लेवल्स पर? तो ये एक सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2 या 3 महीनों की, अगर आप रुझान देखें इस यस बैंक के स्टॉक का।
मुझे याद है 140 के आसपास का एक निचला स्तर बना था। काफी लोगों ने दूर रहने की राय दी थी, तब भी आप सही जिक्र कर रहे थे, हमने निवेश की राय बने रहने की राय दी थी और नतीजों के आधार पर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सुधार होगा और आरबीआई की तरफ से भी इनको अनुमति दी गई है और जो भी मसले थे उनको ठीक तरीके से सुलझाया है और अब तो नए व्यक्ति आ गए हैं, चुने गए हैं टॉप ऑफ द मैनेजमेंट में। तो मेरे ख्याल से उनके तरफ से और कैसे नतीजों को मजबूत बनाए, बैंक को मजबूत बनाए और कौन से नए जरिए होंगे जिससे कारोबार और विस्तार योजना इनके पास क्या क्या है, इसका अगर ब्यौरा मिल जाए तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। और हमेशा ऐसा होता है दीपाली कि इतना बेहतरीन तरीके से कोई भी स्टॉक चल जाता है तो कुछ समय लगता है उसको कंसोलिडेट होने के लिए, तो उससे लंबी अवधि के निवेशकों को ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए अपने निवेश। एक क्विकली अपनी राय गौरांग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स पर भी दे दीजिए। हालांकि पिछले एक महीने में हमने जितने भी फंडामेंटल एक्सपर्ट से राय ली है, सबका कहना यही है कि इन स्टॉक्स में फिलहाल तो निवेश नहीं करना है। वो 2014 वाला मोमेंटम इन स्टॉक्स में नहीं दिखेगा इलेक्शन से पहले कि दौड़ेंगे और इलेक्शन के बाद भी चलेंगे। पिछली बार चलने के पीछे रीजन और थे क्योंकि बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए थे। अभी क्या करना है? तो ये सेक्टर ऐसा है जहां पर दो धारी तलवार नहीं, तीन धारी तलवार है। एक तो है चुनाव सर पर, दूसरा है थोड़े बहुत उबलते हुए भाव कच्चे तेल में और तीसरी तरफ है रुपया कमजोर डॉलर के सामने। लेकिन एज अ डिस्क्लोजर तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर हमारी रिसर्च टीम जो है उन्होंने निवेश की राय दी है। एक अच्छा डिविडेंड पे आउट ट्रैक रिकॉर्ड भी है इन कंपनी का और सबसे अच्छी बात है कि सब्सिडी का जो बोझ था वो अब हट चुका है, डायनामिक प्राइसिंग आएगी। और हमारा ये मानना है दीपाली कि ये जो 70 या फिर 72 या फिर 75 के आसपास जो भाव की बात कर रहे हैं, कच्चे तेल की ब्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ प्रति बैरल, ये ज्यादा समय तक टिकेंगे नहीं और रुपए में भी हमें लग रहा है कि थोड़ी कमजोरी के बाद मजबूती आएगी। तो रुझान जो है वो अच्छा लग रहा है, बशर्ते कि आपके पास 2-2.5 साल का नजरिया। ठीक है, लंबी अवधि का व्यू है 2-2.5 साल का, तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स को देख सकते हैं, भाव से अच्छे हैं। लेकिन चलो अब निफ्टी स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस और हमने अलग अलग एक्सपर्ट्स का व्यू लिया है। पहले आदित्य अग्रवाल की राय आपको बता देते हैं वे टू वेल्थ से। उनकी सलाह है निफ्टी फ्यूचर्स खरीदने की। 11,740 का लक्ष्य वो सुझा रहे हैं, 11,600 का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। विकास सालुंखे नर्मल बंग से, इनका व्यू भी खरीदारी का ही है, इनके लक्ष्य भी 11,670 के हैं, स्टॉप लॉस 11,560 के स्तर पर मेंटेन करने की सलाह है। नीरव वखरिया शेयर इंडिया सिक्योरिटीज से, इन्होंने सजेस्ट किया है कि आप बेचिए, उछाल आए निफ्टी पर तो बिकवाली की पोजीशंस आपको बनानी है। 11,510 का लक्ष्य नीचे की तरफ, 11,680 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये निफ्टी पर स्ट्रैटेजीज है। लेकिन स्टॉक्स कौन से रहेंगे जहां पर आप कल ट्रेड ले सकते हैं, इस पर भी हमने अलग अलग एक्सपर्ट से बातचीत की है। टेक्निकली प्रदीप खौटचंदानी को जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है आईजीएल का। अच्छी मजबूती आज स्टॉक में बनी भी थी और 308 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशंस बनाने की सलाह दे रहे हैं। 322 का आपको लक्ष्य रखना होगा। वहीं वायदा बाजार से जुड़ा हुआ स्टॉक कौन सा रहेगा जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं कल, आशीष चतुर्मोथा से हमने व्यू लिया। उनकी सलाह है टेक महिंद्रा, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक रहा है आज निफ्टी का भी, और इनका सजेशन है कि 814 के टारगेट के साथ आप खरीदिए, 778 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। लेकिन निवेश के हिसाब से कौन सा स्टॉक आपको चुना है ये जानते हैं, रुक करते हैं वैल्यू पिक का। बताइए गौरांग, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? कमजोर क्षेत्र फार्मा से चुना है फिर से मैंने। मेरे ख्याल से पिछली बारी भी एक फार्मा स्टॉक का जिक्र किया था, आज भी एक फार्मा स्टॉक का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है बायोकॉन लिमिटेड। लगातार तीसरी तिमाही के जो नतीजे हमने फिलहाल देखे थे इस वित्तीय वर्ष के, वो काफी मजबूत आए थे और अमूमन सभी कारोबार के तरफ से बैलेंस शीट पर योगदान आया था। मैनेजमेंट की टिप्पणियां थी लॉन्चेस को लेकर के, जहां पर उनको काफी सफलता मिली और आने वाले समय में भी जो नए लॉन्च करेंगे उसके तहत मुझे लग रहा है कि न तो सिर्फ स्थानीय मार्केट में लेकिन विदेशी मार्केट में, खास करके अमेरिका में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। 18 से 20 महीने या फिर उससे लंबी अवधि का नजरिया है किसी का, तो 720 तक के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किया है इस कंपनी पर। ठीक है, तो बायोकॉन पर खरीदारी का व्यू है गौरांग जी की ओर से, 720 के टारगेट्स दे रहे हैं। आज ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आई थी, वहां पर भी खरीदारी की सलाह बायोकॉन पर दी गई थी। तो ये स्टॉक है जिसे आप चुन सकते हैं। आम की ओर से एचडीएल पर 425 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 42 रुपए के भाव पर। 26-27 के आसपास ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। गौरांग, भाव देखकर तो लग रहा है कम से कम साल भर पुरानी तो इनकी ये खरीद है, क्योंकि साल भर पहले ये 40-42 के भाव पर होता था। अब क्या कर रहे हैं? साल भर नहीं, 3 साल से मेरे ख्याल से लगातार नकारात्मक खबरें आ रही है इस कंपनी पर। लोगों को निवेश करते समय ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक समय पर हमारी बिकवाली की राय थी, हमारा लक्ष्य आने के बाद कवरेज ड्रॉप कर दी है। अगर रियल एस्टेट सेक्टर में ही निवेश करना तो मैंने 5 कंपनियों का नाम लिया था, उनमें से अगर एक चुनना है तो प्रेस्टीज एस्टेट अच्छी लगती है।
ठीक है, एचडीएल से एग्जिट कर लीजिए, अच्छी कंपनी चुनिए, प्रेस्टीज एस्टेट आप खरीद सकते हैं। बिमल रॉय का सवाल है कोलकाता से डीएचएफएल पर 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, परचेजिंग प्राइस है 193 रुपए 94 पैसे का, इनके खरीद भाव से 7-8 रुपए ऊपर है ये स्टॉक, क्या करना है? ऐसे कम लोग होंगे जिनको नसीब में मुनाफा हो रहा है डीएचएफएल में। ये भी काफी विवाद से जुड़ी हुई कंपनी है। हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड अगर कहीं पर निवेश करना है तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक बेहतर विकल्प है। ठीक है। पीआर इंग्लैंड ने सवाल भेजा है नागपुर से, रिलायंस पावर पर 227 शेयर इन्होंने खरीदे हुए रिलायंस पावर के 186 के भाव पर। एडीएजी समूह तो पूरा ही वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है गौरांग, रिलायंस पावर हो या बाकी स्टॉक्स हो, लेकिन अब इनको क्या करना है? भारी नुकसान के बाद 10 रुपए पर आ चुका है स्टॉक। 186 का खरीद और 10 रुपए का भाव। अरे यहाँ पर भी पिछले 10 मेरे ख्याल से 11 साल हो गए। 2008 में मेरे ख्याल से दीपाली जी इसका आईपीओ आया जी। तब से लगातार एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है। बचे अपनी पूंजी कमाई है, आपने बहुत मेहनत करके सही शेयर में लगाए, ऐसे सब शेयरों से दूर है। प्रियंका गर्ग ने सवाल भेजा है वाराणसी से अपोलो टायर्स पर, यहाँ इन्होंने 100 स्टॉक्स खरीदे हुए अपोलो टायर्स के और जो खरीद भाव है वो 231 रुपए का है। स्टॉक इनके खरीद भाव के नजदीक है, 220 के आसपास कारोबार कर रहा है। क्या करें अगर लंबी अवधि का व्यू हो? रख लें? पहले तो बने रहें, और 200 के नीचे कभी भी गिरता हुआ दिखाई देता है अपोलो टायर का स्टॉक तो निवेश लायक पूंजी है। लंबी अवधि के नजरिए से बने रहे और भी जोड़े। ठीक है, होल्ड कीजिए फिलहाल, और अगर नीचे मिले ये स्टॉक तो और ऐड भी कर सकते हैं। 200 के नीचे स्पेशली फिसले तो ध्यान रखिए और खरीदना है आपको। मीत कुमार ने सवाल भेजा है बैतूल एमपी से मदसन सुमी पर, इनके पास 100 शेयर है मदसन सुमी के और जिस भाव पे इन्होंने खरीदा है वो है 164 का, 150 पर ये बंद हुआ है, यानी 13-14 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या सजेशन होगा? ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, ओईएम सेगमेंट, ऑटो एंसिलरी, और काफी बड़े बड़े नाम स्थानीय मार्केट में और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनीज के क्लाइंट्स हैं इनके। जो निवेश का दौर था वो खत्म हो चुका है। 140 और 50 के आसपास आता है, उसके नीचे आता है तो जोड़े और लंबी अवधि का नजरिया रखें। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, होल्ड करने की सलाह है, नीचे मिले तो और आप खरीदिए, ये सजेशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा मुनाफा आपको स्टॉक में हो सकता है। ऋषिकेश सिंह ने सवाल भेजा है भेल पर और इन्होंने 1000 शेयर खरीदे हुए हैं भेल के 74 रुपए के भाव पर, 72 ट्रेड कर रहा है, नीचे खरीदा है। वैसे तो इन्होंने अगर पुराने भाव से कंपेयर करें बीएचईएल के, लेकिन ये स्टॉक भी बहुत चलता नहीं है गौरांग, आप करना क्या है इनको? यहाँ पर भी मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गए या ज्यादा हो गए अंडर परफॉर्मेंस को, और इसकी तुलना अगर हम एलएनटी से बात करते हैं तो एलएनटी हमें ज्यादा अच्छा लगता है। बीएचईएल पर उछाल पर बिकवाली गिरा है, और अगर 2.5-3 साल का नजरिया है तो एलएनटी बेहतर विकल्प। ठीक है, लंबी अवधि का व्यू है तो आप एलएनटी खरीद सकते हैं, बीएचईएल आप फिलहाल होल्ड कर लीजिए। ये सजेशन आपके लिए आ रहा है। स्टॉक 72 के आसपास क्लोज हुआ है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है गौरांग आगे, और वो है टाइटन पर। रवि बत्रा ने सवाल भेजा है, 150 शेयर इनके पास है टाइटन के और खरीद भाव है 325 का। सबसे पहले तो इनको कंग्रेचुलेशंस बनता है कि इन्होंने अच्छा स्टॉक चुना, अच्छे भाव पर चुना और अब तक बेचा नहीं है। 1100 का भाव आ गया है अब टाइटन का। अब 325 के हिसाब से अगर देखें गौरांग तो मेरे ख्याल से 2015 के आसपास की इनकी खरीद होगी। अब मुनाफा ले ले यहाँ पर थोड़ा सा, या फिर रखें अभी भी? बस इतना कीजिए कि आपने जो पूंजी लगाई थी उतने शेयर्स और उसके ऊपर 20% जोड़ करके जो संख्या है उतने शेयर्स बेच दीजिए, बाकी में निश्चिंत होकर बने रहे। और अगर गौरांग किसी को नई खरीदारी करनी हो टाइटन पर तो क्या सही भाव लगता है आपको? मतलब अभी कितना नीचे मिले तो लेना चाहिए, क्योंकि नीचे आएगा भी ये स्टॉक, मतलब कहना मुश्किल है। तो दीपाली जी, सही दाम और सही समय ये तो ज्योतिषी बता सकता, मैं नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन हमारे जो लक्ष्य थे वो करीबन 1250 के आसपास है। तो इस स्तर पर अगर आप मुझे ये पूछते हैं दीपाली के किसी को नए निवेश करना है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं, गिरावट में मिलता है तब जाकर। ठीक है, मयूर ने सवाल भेजा है अशोक लेलैंड पर और इन्होंने खरीदा हुआ है अशोक लेलैंड। भाव तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन इन्होंने लक्ष्य जरूर अपने लिए सुझाया है, वो है 150 का। जानना चाहते हैं 1 साल का नजरिया है, होल्ड रखेंगे तो क्या ये भाव मिल सकता है अशोक लेलैंड पर? देखिए, अगर ऊपर के तरफ लक्ष्य है तो आपकी समय सीमा भी ऊपर के तरफ होनी चाहिए, और हमारी रिसर्च टीम की खरीदारी की कवायद है 125-130 के लक्ष्यांक है 1.5 से 2 साल। ठीक है, तो अशोक लेलैंड होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। 125-126 के टारगेट हैं गौरांग जी की ओर से, 87 पर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। इतने ही सवाल शामिल करेंगे गौरांग जी, आपकी ओर से कोई डिस्क्लोजर? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली जी, आप सभी को शुभ रात्रि। और जितने भी स्टॉक्स के बारे में हमने बातचीत किया, हमने राय रखी आपके सामने, हमारा कोई निजी निवेश नहीं, लेकिन हम इसी तरीके से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं।
ठीक है, शुक्रिया गौरांग जी आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।